कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन वह नहीं सोच पाता कि आखिर इस जल्दबाजी का नतीजा आगे निकलने वाला क्या है। उसका परिणाम उसके हिसाब से ना मिल पाता, लेकिन जो मिलता है उसकी कोई कल्पना तक नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक प्रेमी जोड़े होते हैं, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसा फैसला लेते हैं कि उस फैसले की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की निर्मम तरीके की हत्या हो जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज यह काफ़ी लोगों तक और पहुंचाया जा सके, और साथ में अपना नाम और अपना एक बार स्थान भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम बड़े प्यारे लफ्ज़ों में ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उसी का ही महानगर पड़ता है कानपुर, और उसी में ही नौ बस्ता एक जाना माना कस्बा पड़ता है, और उसी में ही पशुपत नगर पड़ता है। उसी नगर के रहने वाले राजकुमार गुप्ता होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। उनकी अपनी पत्नी सुनीता होती है, जिसकी उम्र लगभग अब 52 साल के आसपास होती है। लेकिन राजकुमार गुप्ता के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक अब बड़ी बेटी शिवांगी होती है और इधर एक बेटा होता है हिमांशु। शिवांगी ऑलरेडी शादीशुदा होती है, अपने ससुराल में अपनी खूबसूरत जो ज़िंदगी होती है अपने 1.5 साल इधर बेटे शुभम के साथ गुजार रही होती है। अब उनके घर में अपना एक बेटा होता है हिमांशु मौके पर बीएससी की पढ़ाई करने के बाद अब नौकरी की तलाशी में लगता है, लेकिन उसके हिसाब से नौकरी ना मिल पाती है। तरह तरह के फार्म भी भरता, सोचता है अब नौकरी मिल पाएगा, क्योंकि राजकुमार के पास एक जो होता है छोटा मोटा किराने का दुकान होता है। अब उसी से उनके घर के पारिवारिक जो खर्चा होता है अब तौर तरीके से चल पाता था। लेकिन समय इस तरह भागने लग जाता है कि समय का कुछ अता पता अब नहीं चल पाता है। लेकिन इसी बीच अब जैसे ही हिमांशु अपने शादी के दली पर पहुंचता है, तो उसी वक्त अब राजकुमार गुप्ता जो होते हैं अपने बेटे के लिए अब रिश्ते की तलाशी भी करते हैं। लेकिन बड़ी जल्दी जो होता है हिमांशु के लिए खूबसूरत लड़की भी मिल जाती है, और जाकर अब 6 दिसंबर साल 2013 को तौर तरीके से शादी का दिन भी तय कर देते हैं। और इसी बीच पूरे घर में शादी का माहौल बन जाता है। उनकी जो अपनी इकलौती बेटी होती है अब शिवांगी भी अपने 1.5 साल बेटे अब शुभम को लेकर अपने भाई के अब शादी में शरीक होने के लिए चली आती है। लोग और साथ व्यवहार देखकर वह भी बड़ी खुश रहती है। और तभी ठीक अब 3 दिसंबर अब साल 2013 का अब जैसे ही शाम का अब 5 बजे का आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त अब शुभम को लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है कि शुभम का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वह शिवांगी का अपना 1.5 साल का बेटा होता है। और उसी वक्त शिवांगी के जो पिता होते हैं राजकुमार गुप्ता भी पता पाते हैं, और उसका अपना भाई हिमांशु भी बता पाता है। और शुभम का काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन तब भी जो होता है इधर कहीं पर शुभम का अता पता नहीं मिलता है। काफ़ी लोगों के घर जाते हैं, काफ़ी व्यवहारिक लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन तब भी शुभम के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। लोग तलाशी करते करते थक जाते हैं। 1.5 घंटे का वक्त यूं ही बीत जाता है, और तभी राजकुमार के पास एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है। वह अनजान जो व्यक्ति होता है अब राजकुमार से बड़ी थोड़ी बात करता है, कहने लग जाता कि हमने आपके नाती शुभम की तौर तरीके से अपहरण कर दी है।
उसके बदले हमें 15 लाख चाहिए। यह बात जैसे ही अब राजकुमार सुनने के बाद पूरी तरह से दंग सा रह जाते हैं। अपहरणकर्ता उनको पूरी तरह से सतर्क रहने की जानकारी दे देता है, पुलिस के पास ना जाने की भी राय दे देता है। लेकिन इधर राजकुमार जैसे फ़ोन काटते हैं तो उनके घर में रोना पिटना चालू हो जाता है। लोग वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन राजकुमार जो होते हैं अपने रिश्तेदारों को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद सीधा का सीधा 9 बजता अब थाने पहुँच जाते हैं। वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अब उन्हीं के सामने अपने ही नाती इधर शुभम के बारे में एक एक जानकारी देते हैं। पुलिस की टीम वहाँ जैसे ही अब राजकुमार से उनके नाती का अपहरण करने का शक के बारे में पूछताछ करती है, तभी उन्हीं के पास दोबारा फ़ोन आता है तो पता चलता है कि शुभम मौके पर अपने घर पहुंच गया है। कोई अनजान व्यक्ति लाकर मोटरसाइकिल से वहां छोड़ गया है। पुलिस की जो टीम होती है उधर समझा बुझा कर और कुछ अहम जानकारी लेकर अब राजकुमार को वापस घर भेज देती है। लेकिन जैसे ही अब दूसरे दिन का वक्त होता है, इधर राजकुमार जो होते हैं अपने बेटे की शादी की तैयारी में लगे पड़े होते हैं, तभी उन्हीं के पास दोबारा अपहरणकर्ता का फ़ोन आता है। कहने लग जाता कि आप जैसे न तैसे कर 15 लाख रुपए जो होता है आप लाकर हमारे ठिकाने पर छोड़ दीजिएगा। अगर ना पहुंचा तो समझ लो आपके बेटे हिमांशु के लिए खतरा मंडरा सकता है। और राजकुमार इस तरह की जब बात सुनते हैं, सुनने के बाद वह भी बड़ी सोच में पड़ जाते हैं और उसी वक्त फिर अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेते हैं और लेने के बाद सीधा का सीधा अपने नज़दीकी थाने और 9 बस्ता पहुँच जाते हैं। पुलिस के सामने इधर पूरी बात बता देते हैं, मोबाइल नंबर भी दर्ज करवा देते हैं और दर्ज करवाने के बाद पुलिस से इधर अपनी सुरक्षा मांगते हैं और अपने घर वापस चले आते हैं। तौर तरीके से अपने बेटे हिमांशु की शादी करने के लिए अब लग भी जाते हैं। इधर ठीक है अब 6 दिसंबर साल 2013 को तौर तरीके से हिमांशु की जो शादी होती है, अब यह शादी जाकर सीधा का सीधा रस्मी से हो जाता है। देखने में बड़ी खूबसूरत होती चंचल होती है, लेकिन रश्मि जो होती है अब जैसे ही हिमांशु के साथ शादी करके घर में आती है तो चंद महीने के अंदर जो होता है पूरे परिवार के दिलों पर अब राज करना शुरू कर देती है। 1 महीने के वक्त बड़े ही खूबसूरत तरीके से बीत भी जाता है। लेकिन तभी अब 4 जनवरी साल 2014 का ही दिन होता है। उसी दिन राजकुमार जो होते हैं अब सुबह सुबह के टाइम अपना झोला झम्मल लेते हैं, लेने के बाद अब अपने दुकान के लिए निकल जाते हैं। उनके घर में उनकी अपनी बहू रश्मि और साथ में उनकी अपनी पत्नी इधर सुनीता और साथ में राजकुमार की एक अपनी भाभी होती है जो विधवा होती है, जो उनके ही पीछे वाले मकान में एक कमरा होता है। अब राम दुलारी और साथ में उन्हीं का अपना बेटा होता है अब सत्यम, वहीं रहा करते थे। इधर राजकुमार जो होते हैं अपने दुकान पर तो निकल जाते हैं, लेकिन घर में सिर्फ यही सदस्य बचते हैं। लेकिन जैसे दोपहर का 1 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त राजकुमार के ही एक अपनी भतीजी होती है। अब दीक्षा के जो अपने पिता होते हैं अब राम प्रसाद गुप्ता, जो मौके पर उसी क्षेत्र के दूसरे थाने इलाके में पड़ता है न्यू आज़ाद नगर, वहीं पर रहने वाले हैं। उनके घर में अपने टोटल 2 ही बच्चे होते हैं। जो बड़ी बेटी होती है दीक्षा, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होता है। लेकिन राम प्रसाद गुप्ता का अपना खुद का अपने इलाके में एक परचून की दुकान होता है। अब उसी दुकान के बदौलत जो होता अपने पूरे परिवार का खर्चा बर्चा भी देखा करते थे। लेकिन तभी अब 4 जनवरी साल 2014 का अब जैसे दोपहर का वक्त होता है वही 1 बजे के आसपास है, तो दीक्षा जो होती है उसी वक्त अपने हाथ में एक लैपटॉप लेती है और लेने के बाद सीधा का सीधा अपने चाचा के घर में घुस जाती है। तो उसी वक्त अपनी चाची अब सुनीता से 2-3-4 बात करती है। करने के बाद उसी वक्त अपनी भाभी अब दीक्षा के कमरे में घुस जाती है। घुसने के बाद अपनी भाभी जो नई नवेली दुल्हन होती है उनसे भी कुछ 3-4 बात करते हैं और बात करने के बाद उनके ही शादी का कैसे जो होता है उसी लैपटॉप में अब दिखाना शुरू कर देती है।
ऐसे देखते देखते लगभग शाम का 5 बजे का अब आसपास का टाइम हो जाता है। लेकिन उसी वक्त दीक्षा को याद आता कि अरे हमारे घर तो काफ़ी अर्जेंट काम आन पड़ा है, हमें अब जाना भी चाहिए। और दीक्षा अपना लैपटॉप अपने हाथ में लेती है और लेने के बाद जो होता है अब जैसे निकलती तो बरामदे में पहुंचती है। लेकिन बरामदे में जो नज़ारा देखती है दीक्षा कि उसी समय पूरी तरह से होश खो जाते हैं, क्योंकि एक तख्त होता है, उसी तख्त पर सुनीता पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ी होती है, हाथ और साथ में मुंह में कपड़े लपेटे हुए होते हैं। इस तरह का नज़ारा देखकर वहाँ पर दीक्षा का चीखना स्वाभाविक बन जाता है और चीख को जो आवाज़ होती है रश्मि के कान में पहुँचती है और साथ साथ आस पड़ोसी के कान में पहुंच जाती है। लेकिन पड़ोसी के कान में जब पहुंचती है तुरंत वहां पहुंचते हैं, वह भी नज़ारा देखकर पूरी तरह से अब दंग सा रह जाते हैं। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है राजकुमार को दे देते हैं और राजकुमार अब जैसे ही खबर पाते हैं अपना काम धाम छोड़कर उसी वक्त जो था अपने घर पहुँचते हैं। लेकिन अपने ही सामने सुनीता को जब इस अवस्था में देखते वह भी पूरी तरह से घबरा से जाते हैं। उनको भी लगने लग जाता है कि अभी सुनीता के नसें चल रही हैं। और उसी वक्त एम्बुलेंस की मदद लेते हैं। लेने के बाद सीधा का सीधा शांति मिशन हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे सुनीता का अब वहीं पर देख रेख करने के लिए कोशिश करते तो पता चलता है कि सुनीता की जो मौत है वह पहले हो चुकी है। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद राजकुमार जो होते हैं उसी समय वहाँ सनस रह जाते हैं और वहाँ पर रोना पिटना चालू हो जाता है। लेकिन इसकी जो सूचना होता है उन्हीं डॉक्टर के थ्रू जो होता है हमारे नज़दीकी अब पुलिस थाना नौबस्ता में दिया जाता है। इधर राजकुमार अपने परिवार और अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर अपने घर चले आते हैं। लेकिन 1 घंटे का वक्त बीत जाता है, दोबारा जो होता खुद राजकुमार थाने जाते हैं। अब वहाँ के थाना पर भारी आलोक या तो जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त अपने दलबल टीम को लेते हैं। लाने के बाद सीधा का सीधा और राजकुमार के घर यानी कि घटनास्थल पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे घटनास्थल पर जाते हैं तो देखते जो नज़ारा वह दंग से रह जाते हैं, क्योंकि उधर जहाँ तख्त होता है उसी तख्त पर सुनीता का डेड बॉडी मिला हुआ था और उसी के सामने एक अलमारी होता है, वह अलमारी पूरी तरह से खुला होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब घटना पर निरीक्षण करती है तो पहली नज़र में भांप जाते हैं कि बस करो, सुनीता की जो हत्या हुई है सिर्फ लूटपाट के मकसद से हुई है। लेकिन पुलिस की टीम अब घटनास्थल पर जब लोगों से खड़े पूछताछ कर लेती है तो पता चलता है कि ठीक घटनास्थल के ठीक पीछे एक कमरा है। उसी कमरा में नई नवेली दुल्हन और रश्मि, इधर राजकुमार की अपनी ही भतीजी अब दीक्षा एक साथ बैठकर लैपटॉप देख रहे थे। और जब इस तरह की लैपटॉप वहां देख रहे होते हैं तो उनके कानों में चीखने की आवाज़ क्यों नहीं पहुंची। थाना प्रभारी आलोक यादव बड़े इसमें पड़ जाते हैं। उनके मन में शंका हो जाता है कि हो सकता है नई नवेली दुल्हन जो होता है कुछ ना कुछ षड्यंत्र बड़े रची हो। लेकिन इसी कारणवश जो होता है अपनी शंका दूर करने के लिए अब लग भी जाते, तब तक फोरेंसिक टीम भी आ जाती है। फोरेंसिक टीम जो होती है अब जाती है दीक्षा से अपने तौर तरीके से पूछताछ करती है और अपने शंका को दूर करने के लिए फोरेंसिक टीम और साथ में आलोक यादव की जो टीम होती है उसी वक्त एक नाटक करने के लिए तौर तरीका कदम उठा लेती है। और इधर फोरेंसिक टीम की अपनी जो सदस्य होते हैं वह टीम जो होती है घटनास्थल पर खड़ी हो जाती है। और इधर थाना प्रभारी जो होते हैं जिस कमरे में दीक्षा मौके पर बैठकर अपनी भाभी रश्मि के साथ लैपटॉप देख रही होती है तो उसी वक्त जाकर वहीं बैठते हैं और एक लैपटॉप लेते हैं और बड़ी तेज़ आवाज़ करते हैं। और इधर फोरेंसिक टीम जो होती है घटनास्थल पर खड़ी होकर मौके पर चीख की आवाज़ मारती है 3-4 बार। लेकिन वह आवाज़ जो होती है वहाँ आलोक यादव के कानों में ना पहुँचती है, जिसकी वजह से आलोक यादव को विश्वास हो जाता है कि बस करो, रश्मि और दीक्षा पूरी तरह से पुलिस के सामने सच्चाई कबूल कर रहे हैं। पुलिस भी काफ़ी उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर जो होता है सुनीता का किसी के साथ क्या दुश्मनी था। यही सब सोच साच कर अब थाना प्रभारी जो होते हैं राजकुमार को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद अब थाने लौटाते हैं और उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे की विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए थाना प्रभारी 5 टीमों का गठन करते हैं। वह भी जानना चाहते हैं कि आखिर सुनीता का किसी से क्या लेना देना था। लेकिन पुलिस का जो शंका होता है सीधा का सीधा जाकर घटनास्थल पर खड़ी इधर दीक्षा को ऊपर टिक जाता है, क्योंकि उसके बोलने की जो अवस्था होती है वह तौर तरीके से पुलिस के सामने इशारा मार रही होती है। अब इसी वजह से पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले दीक्षा का मोबाइल नंबर लेती है और साथ में सुनीता का भी और साथ में नई नवेली दुल्हन रश्मि का
तीनों को मोबाइल नंबर लिया जाता है। अब उन्हीं मोबाइल नंबर को पुलिस को जो टीम होती है CDR DTL के तहत जानकारी लेना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस की टीम जब तीनों नंबरों की जानकारी लेती है और उनका लोकेशन निकाला जाता है, CDR DTL निकाला जाता है, तो पता चलता है कि दीक्षा के नंबर में एक अनजान नंबर होता है और उस अनजान नंबर पर घटना से लगभग 2 घंटे पहले एक चैटिंग किया गया होता है और 2 घंटे बाद भी एक चैट किया गया होता है। पुलिस की टीम उस चैट के बारे में जब जानकारी लेती है तो पता चलता है कि उस चैट का जो लोकेशन होता है वह तो इसी एरिया में दिखा रहा होता है। आखिर पुलिस की टीम जानना चाहती है कि आखिर वह लोकेशन किसका है, लेकिन पुलिस की टीम काफ़ी जो होता है सर्विलांस की मदद लेती है। उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि इसी एरिया का रहने वाला सत्येंद्र यादव है। उसी के मोबाइल से इधर दीक्षा के मोबाइल पर कॉल और साथ में मैसेज किए गए होते हैं। पुलिस की टीम जो होती है अब सीधा का सीधा सत्येंद्र के घर पहुंच जाती है। और जब घर पहुंचती है तो सत्येंद्र तो घर मिल जाता है। पुलिस की टीम कैसे ना तैसे कर उसका मोबाइल लेती है। जब उसके मोबाइल नंबर का जांच पड़ताल किया जाता है तो उसके मोबाइल में पता चलता है सत्येंद्र और साथ में दीक्षा से कुछ चैट हुए थे, लेकिन जो चैट होते पूरी तरह से डिलीट होते हैं। पुलिस के सामने भी यह चैलेंज बन जाता है कि आखिर बार डिलीट हुए मैसेज अब क्या थे। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है इधर मोबाइल अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद उस मोबाइल का जो मैसेज होता है अब रिकवर कराने के लिए टीम की मदद लेती है और जल्द वह जो मैसेज रिकवर कर लिया जाता है। और रिकवर करने के बाद पुलिस के सामने ऐसी सच्चाई निकल के आती है जिससे सुनकर पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से अब दंग सा रह जाती है, जिसका शंका सीधा का सीधा जाकर अब दीक्षा गुप्ता को ऊपर टिक जाता है। पुलिस के सामने सारा राज आ जाता है। अब बिना टाइम गंवाए ठीक 6 जनवरी साल 2014 को पुलिस की टीम अपनी कस्टडी में लेने के लिए दीक्षा को चली जाती है और लेकर सीधा का सीधा नौबस्ता थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब दीक्षा से पूछताछ किया जब दीक्षा जो होती है पुलिस के सामने बड़ी बड़कलाने वाली बात कहती है। पुलिस की टीम अपने हाथों में ली हुई लैपटॉप को निकालती है और दीक्षा के सामने खोल कर रख देती है और स्क्रीन पे पूरा का पूरा CDR DTL और लोकेशन और सारे के सारे जो चैट होते हैं इधर दीक्षा और साथ में सत्येंद्र यादव के उसी वक्त आ जाते हैं। यह सब देख कर वहीं पर दीक्षा सनस रह जाती है और उसके जो चेहरे होते हैं जो रंग होते हैं पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब उसके पास कोई ऐसा चारा नहीं बचता कि वह सच ना कबूले, लेकिन पुलिस के सामने अपनी ही चाची सुनीता की हत्या का जुर्म कबूल करने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो बैठती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई अब दीक्षा गुप्ता रखती है सुनकर लोगों के कलेजे तक हिल जाते हैं। असल में न्यू आज़ाद नगर जो पड़ता है उसी इलाके के रहने वाले राम प्रसाद अब गुप्ता होते हैं। राम प्रसाद गुप्ता वही होते हैं जिनका अपना छोटा भाई अब राजकुमार गुप्ता होता है। लेकिन मौके पर न्यू आज़ाद नगर में रहकर अपने परिवार के साथ अपनी खूबसूरत जो ज़िंदगी होती है अपनी बेटी अब दीक्षा के साथ गुजारने लग जाते हैं। राम प्रसाद गुप्ता को यही यकीन होता है कि हमारी जो बेटी होती है एक दिन हमारा नाम खुद रोशन करेगी और इसी के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं कि दीक्षा कैसे न तैसे कर अपना भविष्य और बनाए। और वहीं किदई नगर जो पड़ता है वहीं पर एक महिला महाविद्यालय होता है, उसी में जाकर मौके पर BA की अब कोर्स करने के लिए तैयारी भी कर लेती है और करने भी लग जाती है। तभी घटना के मात्र 2 साल पहले जो होता है इधर उसी क्लास में पढ़ने वाली एक दीक्षा की अपनी सहेली होती है जिसके साथ दीक्षा का काफ़ी उठका बैठका होता है। तभी दीक्षा जो होती है एक दिन उसी सहेली के साथ जो होता है उसके घर जाती है। लेकिन तभी उसी के घर में एक युवक आया होता है। वह युवक कोई और नहीं होता है बल्कि उसके अपने भाई का दोस्त होता है सत्येंद्र यादव। और सत्येंद्र यादव मौके पर घर में बैठा होता है, लेकिन अपने ही सामने जैसे अपने दोस्त के बहन की सहेली को देखता है सत्येंद्र, देखकर उसकी खूबसूरती का वहीं दीवाना हो जाता है क्योंकि वह कोई और नहीं होता बल्कि दीक्षा होती है। अब दीक्षा जो होती है अपनी सहेली के थ्रू जो होता है अब सत्येंद्र यादव का नाम पता कर लेती है और करने के बाद अब सत्येंद्र और दीक्षा से वही मुलाकात होते हैं। दोनों जब मुलाकात करते हैं दोनों एक दूसरे के सामने मोबाइल नंबर शेयर तक कर लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बात करना उसी दिन से शुरू कर देते हैं। लेकिन बातों बातों में दीक्षा के मन में ना जाने कब सत्येंद्र यादव का दिल घर कर जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच अब प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है और बेधड़क दोनों मोबाइल के थ्रू आए दिन बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जब भी मौका मिलता है दीक्षा को तो सत्येंद्र के साथ जो होता है अब घूमना फिरना चालू कर देती है।
अब यह सिलसिला चलते चलते लगभग कई महीनों का जब वक्त बीत जाता, दीक्षा जो होती है अब सत्येंद्र के साथ जो होता है मिलकर जीवन बिताने का फैसला तक ले लेती है। और सत्येंद्र भी उसी समय वादा कर देता है। भले ही अंतर्जातीय प्रेम प्रसंग होता है, लेकिन तब भी दोनों अपने बेखूब ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी दुनिया बसाने के लिए लग जाते हैं। अब यह सिलसिला चलते चलते कई महीनों का वक्त बीत जाता है। अब इसकी जो खबर होता है धीरे धीरे पूरे महाविद्यालय में फैल जाती है। लेकिन उसी महाविद्यालय में पढ़ने वाला न्यू आज़ाद नगर का एक छात्र होता है, उसी के द्वारा इसकी जो खबर होता है अब जाकर राम प्रसाद गुप्ता को लग जाता है। लेकिन जैसे अपनी बेटी के बारे में इस तरह की जानकारी पाते हैं तो पूरी तरह से अब सनस रह जाते हैं। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है, अब इधर दीक्षा अब कॉलेज से अपने घर पहुंचती है, तो उसी दिन जो होता है खुद राम प्रसाद अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं। बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में, बड़े ही मीठे लफ्ज़ों में दीक्षा से इधर सत्येंद्र के बारे में जानकारी लेते हैं। और जैसे जानकारी लेते हैं तो इधर दीक्षा होती है बिना किसी रोक टोक के अपने प्यार के सारे जो राज होती है अपने पिता के सामने अब रख देती है। और यहाँ तक कह देती है कि पिताजी अगर हम शादी करेंगे सिर्फ सत्येंद्र यादव से करेंगे। यह बात सुनकर पूरी तरह से वहीं राम प्रसाद ना कुछ सोच पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं कि आखिर आज हमारी बेटी हमारे चैन रास्तों पर क्यों नहीं चल पा रही है। उनके मन में काफ़ी हताशा वाली बातें आ जाती है। लेकिन उसी वक्त अब अपने छोटे भाई के पास आते हैं और राजकुमार को इधर सत्येंद्र और अपनी बेटी दीक्षा के प्यार के बारे में एक एक जानकारी देते हैं, शादी की बात भी रख देते हैं। लेकिन यह बात जब जैसे ही राजकुमार सुनते हैं, सुनने के बाद सामने खड़ी सुनीता वही होती है, कहने लग जाती है कि आखिर गैरतजादरी विवाह कैसे हो सकता है। अगर अपनी ज़िंदगी अपनी बिरादरी की लाज बचानी है तो कैसे ना तैसे कर कर अब दीक्षा की शादी कर देना चाहिए। लेकिन राम प्रसाद जब यह बात सुनते हैं कहने लग जाते कि हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम अपनी बेटी की जो शादी होती है अब इतनी जल्दी कर सकें। लेकिन वहीं सुनीता होती है अपने ही जेठ हैं, अब राम प्रसाद के पास जाती है तो तरीके से अपनी मन की बात रखती है, उनको भी सांत्वना देती है कि आप शादी की चिंता मत करिए। अब कि आपकी निगाह में अगर कोई भी लड़का हो तो जल्द से जल्द अपनी लड़की के लिए तलाशी कर दीजिए। लेकिन तभी सुनीता भी वहीं काफ़ी सोच विचारती है। उसके मन में उसी वक्त ध्यान आ जाता है और जब ध्यान आ जाता है तो उसी वक्त कहने लग जाती है कि लखनऊ में हमारे एक जाने माने रिश्तेदार हैं, उन्हीं का अपना बेटा है, पढ़ा लिखा भी है। अब काफ़ी सारी जानकारी जो होता है राम प्रसाद अब वहीं सुनीता से ले लेते हैं। लेने के बाद जो होता है और राम प्रसाद कुछ अपने रिश्तेदार को अपने साथ ले लखनऊ निकल जाते हैं और वह लड़के के पिता से जाकर मुलाकात करते हैं और लड़का भी देखते हैं, बड़ी जल्दी पसंद कर लेते हैं। और वहीं से ठीक 4 दिन बाद जो होता है लड़के के साथ अपनी बेटी का परीक्षा तक करवा देते हैं। और ठीक शादी का दिन भी पड़ जाता 6 फरवरी अब साल 2014 का। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही दीक्षा को लगता है अगला महीने के बाद वह ना सोच पाती है, ना कुछ समझ पाती है, एकदम से सनस रह जाती है। उसके मन में काफ़ी उलझने पड़ जाती है, क्योंकि इधर दीक्षा जो होती है पूरी तरह से सत्येंद्र यादव के प्यार में पागल हो चुकी थी और दूसरे सत्येंद्र यादव जो होता है दीक्षा के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। दोनों एक दूसरे के पागलपन को देखकर ज़िंदगी साथ बिताने का फैसला तो पहले से ले रखते हैं। लेकिन इधर दीक्षा जाती है, सत्येंद्र को सारी बात की जानकारी देती है। अब दोबारा खुद आती है दीक्षा अपने पिता राम प्रसाद के सामने अपने प्यार की सारी बात बताती है, कहने लग जाते हैं कि पिताजी हम उस लड़के से कतई शादी नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमार जो होते हैं और इधर राम प्रसाद दोनों मिलकर दीक्षा के ऊपर दबाव मारते हैं, जिसकी वजह दीक्षा समझ जाती है कि इस घर में हमारी बात ना चलेगी। और इधर सत्येंद्र के पास जाती कहने लग जाती कि हमारे पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन सत्येंद्र कह देता कि आखिर हम भाग के जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमारे हाथ में ना नौकरी है। क्योंकि सत्येंद्र जो होता है मौके पर BSc कर और पुलिस के लिए भी वह फार्म भर चुका होता है। उसकी उम्मीद बंधी होती है कि बस करो रिजल्ट आएगा तो हमारी नौकरी सेलेक्ट के तौर पर पुलिस में हो जाएगा। यही सब सोच साझकर वहाँ दिलासा देता है। लेकिन इधर दीक्षा कहने लग जाती है कि शादी का डेट भी करीब आ रहा, हमारे दिल में काफ़ी खटास बैठ रहे हैं। सत्येंद्र भी तरह तरह के भरोसा दे, लेकिन इधर जो होती है दीक्षा प्यार में पागल एकदम कुछ भी कहने के लिए तैयार खड़ी रहती है, कहने लग जाती है इसके लिए हमारे पास बड़ा अच्छा सा जुगाड़ दिख रहा है। क्योंकि हमारे चाचा जो राजकुमार हैं उनके घर में हमेशा 15 लाख 20 लाख पड़े रहते हैं।
एक बार कैसे न तैसे कर कर उनके हाथों से वह पैसे निकलवा लिया जाए। सत्येंद्र भी जब यह बात सुनता, सुनने के बाद प्यार में पागल होने की वजह से दीक्षा की बात मान लेता है और वहीं दोनों अब खतरनाक फैसला लेते हैं। उसी फैसले के तहत जो होता है, कैसे न तैसे कर राजकुमार के घर से 15 लाख रुपए गबन करने के लिए दीक्षा भी तैयारी कर लेती है। काफ़ी बार जाती है, अपने चाचा राजकुमार के घर में पहरा लगाती है, तो तरीके से निगरानी करती है। लेकिन उसको जब लगने लग जाता है कि यहाँ पर हमारी दाल गलने वाली नहीं है, सत्येंद्र के सामने अपनी मन की बात रखती है, कहने लग जाती है कि अब हमें कोई ना कोई अब रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन तभी उसी बीच हिमांशु की जो शादी होती है वह नज़दीक आ बैठती है, क्योंकि 6 दिसंबर साल 2013 की उसकी शादी का डेट पड़ चुका होता है। और इधर हिमांशु के घर में उसकी जो अपनी बड़ी बहन होती है, अब मौके पर शिवांगी भी आई हुई थी। उसका अपना 1.5 साल का जो बेटा होता है, अब शुभम भी आया हुआ था। तभी दीक्षा के मन में सीधा का सीधा एक खतरनाक प्लान सोच बैठता है। और ठीक है, इधर 3 दिसंबर साल 2013 को शुभम को मौके पर अपने बहकावे में दीक्षा लेती और लेने के बाद उसका तौर तरीके से अपहरण कर लेती है। अपहरण करने के बाद खुद जो था सत्यम एक आवाज़ बदल कर अब राजकुमार के पोस्ट फ़ोन कर देता है और उनसे 15 लाख का फिरौती मांगता है। लेकिन राजकुमार थाने पहुंच जाते हैं और इसकी जानकारी दीक्षा को लग जाती है और दीक्षा भी घबरा जाती है और सत्येंद्र भी घबरा जाता है। घबराने की वजह से 1.5 घंटे बाद सत्येंद्र का एक अपना करीबी दोस्त होता है, वह दोस्त जो होता है ले जाकर अब शुभम को घर छोड़ देता है। लेकिन जब दीक्षा को लगने लग जाता है कि हमारा प्लान जो होता है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो बार बार सत्यम के ऊपर दबाव मारती है। लेकिन जैसे शादी का एक दिन रह जाता है, तो उससे पहले दोबारा सत्यम खुद राजकुमार के पास फ़ोन करता है, कहने लग जाता है कि 15 लाख रुपए आप लाकर हमारे ठिकाने पर रख दीजिए, नहीं तो आपके बेटे इधर हिमांशु की शादी ना हो पाएगी, उसकी ज़िंदगी आफत में पड़ जाएगी। लेकिन यह बात सुनकर राजकुमार दोबारा डर जाते हैं और थाने जाते हैं, पुलिस से सुरक्षा की मदद मांगते हैं। लेकिन तब तक जो होता है इधर हिमांशु की शादी हो जाता है और दूसरी तरफ जो होता है दीक्षा की जो शादी होती है नज़दीक आना शुरू हो जाता है और दीक्षा पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि उसके परिवार वाले पूरी तरह से शादी की तैयारी करते हैं। और इधर दीक्षा बार बार अब सत्येंद्र के ऊपर दबाव मारती है। सत्येंद्र भी परेशान हो जाता है। सत्येंद्र जो होता है दीक्षा से कहने लग जाता है, कोई ना कोई तुम ही खतरनाक प्लान बनाओ। अब दीक्षा भी समझ जाती है कि वह प्लान कौन सा बनाना चाहिए। और तभी ठीक है, अब 4 जनवरी साल 2014 का अब जैसे दिन होता है, तो प्लान के मुताबिक जो होता है सीधा का सीधा मैसेज के थ्रू सत्येंद्र से बातों में लग जाती है। 1 बजे के आसपास अपना लैपटॉप जो लेकर सीधा का सीधा अपने चाचा के घर में घुस जाती है। तो उसी समय उसकी जो चाची होती है सुनीता मौके पर बरामदे में बैठकर कुछ काम कर रही होती है। अब जैसे साइड में होती है तो अपना मोबाइल निकालने के बाद मैसेज लिखती है कि इस समय घर में सिर्फ चाची जी हैं जो तख्त पर बैठी हुई हैं और घर में भाभी जी हैं, हम जा रहे हैं उनको बुझा रहे हैं, इसके बाद तुम अपना काम बड़े आराम से कर लेना। अब सत्येंद्र मैसेज पढ़ता रहता, जवाब देता रहता है। तो सत्येंद्र के 2 अपने करीबी दोस्त होते हैं, अमित और राज, दोनों को सारी बात की जानकारी देता है और मोटरसाइकिल लेता है और दोनों को अपने साथ लेता है। और लेने के बाद सीधा का सीधा वही 4:30 बजे के आसपास अपने इलाके पशुपति नगर से ही सीधा का सीधा राजकुमार के घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। दोबारा मैसेज करता है दीक्षा के पास कि हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं। लेकिन दीक्षा कहने लग जाती है घर में चाची हैं, अब नहीं आना चाहिए। लेकिन बार बार मैसेज पे मैसेज जो होता है सत्येंद्र किए जाता है। तो दीक्षा कहने लग जाती है तुम्हें जो करना वो करो। और उसी वक्त सत्येंद्र जो होता है अब अपने दोनों दोस्तों को इशारा मारता है। इशारा मारने के बाद अमित और राज जो होते हैं अंदर जाते हैं, लेकिन तख्त पर बैठे हुए सुनीता को देखते हैं। देखने के बाद घबरा जाते हैं और दोनों दौड़कर सुनीता को पकड़ लेते हैं, हाथ और मुंह में कपड़े लगा देते हैं। लगा लेने के बाद अलमारी खोलते हैं, उसी में से गहने लूटना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक इधर सत्येंद्र यादव भी घुस जाता है और जैसे ही सुनीता सत्येंद्र यादव के ऊपर निगाह मारती तो पहचान लेती है, जिसकी वजह से अब वही सत्येंद्र यादव डर जाता है। और दूसरी तरफ कमरे में बैठी दीक्षा होती है अपनी भाभी अब रश्मि को उसी लैपटॉप में शादी के सिलसिले में उलझाई हुई थी, बड़ी तेज़ आवाज़ करके, ताकि किसी के कानों में किसी की चीख की आवाज़ ना पहुँचे। दूसरी तरफ सत्येंद्र जो होता है जब देखता सुनीता हमारी पहचान पूरी तरह कर ली है और उसी वक्त सत्येंद्र डर जाता है और वहीं अपने जेब से तेजधार हथियार निकालता है और सुनीता के गले पर लगा देता है, जिसकी वजह से सुनीता हमेशा के लिए वहीं लहलुहान होकर मौत के में सो जाती है।
और सारे सामान इकट्ठा करने के बाद अपने तीनों दोस्तों को साथ लेता और लेने के बाद वहाँ से निकल जाता है। लगभग 5 मिनट बाद दोबारा मैसेज अब इधर दीक्षा के पास कर देता है। प्लान सक्सेसफुल हो गया है। अब इधर दीक्षा अपनी लैपटॉप लेती है और बाहर निकलती है और सारा नज़ारा देखती है, वहीं से नाटक गढ़ बैठती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई दीक्षा गुप्ता और साथ में सत्येंद्र यादव के तहरीर पर पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से सनस रह जाती है। और इधर उन्हीं की तहरीर पर अमित और राज को अपने कस्टडी में लिया जाता है और पुलिस की टीम तीनों को लेती है और लेने के बाद वहां के न्यायालय में जाती है और न्यायालय में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन पुलिस की जो दूसरी टीम होती है कैसे ना तैसे कर सत्येंद्र यादव के ही घर में से लगभग 10,000 नगद और साथ में 10 लाख के गहने भी बरामद करती है। पुलिस की टीम सारे सामान कब्जे में लेती है और लेने के बाद थाने में सुपुर्द करा देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई पूरी तरह से आता बेखौफ सहम से जाती है पुलिस की टीम। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूवर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूवर गुलजार सिंह हैदराबाद तेलंगाना और अरुद्ध शर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़, अलीवर मार्चो कर्नाटक के ही, और एम.डी. चौधरी पानीपत शहर के रहने वाले हैं, और नसमुद्दीन पाझू हमीरपुर यूपी के रहने वाले हैं, और रणबीर सैनी जीनत बनीखेरा के रहने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी सारे हमारे व्यूवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।